है। आज आज बात करेंगे सन 1930 से। ठीक, सन 1930 कल हमने पढ़ा था दांडी मार्च, जिसे दांडी यात्रा का नाम भी दिया जाता है। इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कल हमने बात की थी। कल 10 साल का इतिहास पढ़ा था हम लोगों ने, सन 1921 से लेकर सन 1930 तक। आज सन 1930 से फिर से स्टार्ट करेंगे। सन 1930 में एक घटना हुई थी जिसका नाम था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों था? गोलमेज सम्मेलन होने का कारण ये था कि साइमन कमीशन वापस गया, और साइमन कमीशन के बारे में इस पे चर्चा होने वाली थी कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट कितनी सही है। भारतीय लोग इस बात से असंतुष्ट थे, जबकि अंग्रेज कह रहे थे यही सही। गांधी जी के साथ इरविन समझौता हुआ। ठीक, तो गांधी जी को एक गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है? पहले के जमाने में दो टाइप के मेज, एक टाइप का मेज होता था ऐसा, एक व्यक्ति यहां बैठता था, एक व्यक्ति यहां बैठता था, बाकी व्यक्ति यहां बैठते थे। तो यहां का जो व्यक्ति होता था और यहां का जो व्यक्ति होता था, ये मुखिया होता था, ये मेन होता था, हेड में बैठता था। देखा ऐसे मेज होता था शादी वगैरह में कि यहाँ जो बैठता है वो हेड, बाकी सब तो मेंबर होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, गोल मेज बनवाया। मेज कैसा बनवाया? गोल, कि इसमें सभी लोग बराबर है, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, चाहे जो भी हो। तो इसमें भारतीय मुद्दों पर चर्चा होने लगी। इसी को कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सन 1930। याद रखिएगा, अब ये तीन लगातार होंगे, सन 1930, सन 1931 और सन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लिखिएगा। इसमें हुई पूर्ण स्वराज पर चर्चा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930, पूर्ण स्वराज पर चर्चा। पूर्ण स्वराज की मांग और इस पे दांडी यात्रा कितने किलोमीटर तक चली थी? 24 किलोमीटर, 375 किलोमीटर, 24 दिन तक चली थी। 375। आगे चले। ये गोलमेज सम्मेलन हो कहाँ रहा था? ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा था भाई? ये हो रहा था आपका लंदन में। कहाँ हो रहा था? एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरे पूरे भारतीय इतिहास में सबसे प्रिय नेता कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगर बात की जाए अगर जातिगत नेता की, तो कोई जातिगत नेता नहीं है। अगर आप जातिगत नेता के रूप में देखेंगे तो ये जातिगत नेता नहीं थे। इन्होंने जितना औरतों के लिए किया है उतने तो औरतों को उनका पैर छूना चाहिए। मंदिरों में जाने से अच्छा है कि वहां पर उनका पैर छूना, इतना किया उन्होंने। लेकिन लैकनेस ऑफ नॉलेज की वजह से हमें पता नहीं है कि उन्होंने क्या क्या कर दिया है। आप जो यहाँ बराबरी में बैठ के पढ़ पा रहे हो वो नहीं था। सन 1960 की औरतों को भी देखेंगे ना। अगर आपको देखना है कि छुआछूत क्या होता है, तो एक मैं मूवी देखा था, वो मूवी काफ़ी पॉपुलर है, माजी द माउंटेन मैन। द माजी द माउंटेन मैन में वो दिखाता है कि अछूत होता है। एक आदमी जो होता है वो बड़े कास्ट का होता है, ठाकुर मतलब जाति का नाम ना लूँगा, वो कास्ट का होता है, और एक नीची कास्ट का होता है, मुशहर जाति का होता है। वो क्या करता है, उसको गले लगा लेता है खुशी में कि देखिए मैं गाँव में आ गया वापस। उसको गले लगा देता है, उसको पैर से इतना मारते हैं, इतना मारते, तुमने छुआ कैसे? उसने कहा कि गवर्नमेंट ने तो छूने के आदेश दे दिया है। तो वो कहता है गवर्नमेंट के कहने से हो जाएगा क्या? और उसी मूवी में वो क्या करता है, बेचारा एक दूसरा आदमी रहता है, वो चप्पल पहन लेता है, उसके पैर में नाल मार देते हैं। नाल समझ रहे हैं? घोड़े में जो पैर में किल्ली होती है ना, किल्ली मार देते हैं, ताकि जिंदगी भर लंगड़ा के चले और लोगों को पता चले कि ये क्या किया, ये चप्पल पहना था। एक और मूवी देखा तो उसमें एक बच्ची होती है 18-19 साल की, वो चप्पल पहन लेती है और एक बड़े कास्ट का आदमी जो रहता है उसको पूरे गांव में चप्पल सर पे रख के उसको चलवाता है।
तो ये था, और उसके बाद क्या क्या बदला, केवल एक नियम की वजह से, एक किताब की वजह से। वो किताब है आपकी संविधान। जब पढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी संविधान किताब ऐसी है जिसमें संशोधन तो होता है लेकिन कभी बदला नहीं गया। बाकी जगह संविधान लिखा गया, कितनी बार बदला गया, कितनी बार वो किताब कुछ बदल दी गई, पूरी किताब ही संविधान बदल दिया गया, फिर से संविधान लिखा गया। लेकिन हमारा संविधान के लिए एक बार लिखा गया, उसको लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनके साथ बहुत भेदभाव हुए। जब उनकी किताब रियलिटी में किताब आप पढ़ेंगे तो आपको सच में रोना आ जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मुझको, मैं भले से किसी दूसरे कास्ट का हूँ, उनके कास्ट का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि उनको देख के सीखने लायक है। चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कौन से ऐसे नेता थे, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931। दूसरा नाम सुन के 32 मत मारिएगा, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, जैसे ही बोला जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो 1932 मार देंगे। ठीक है, तो 32 नहीं मारिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए तो गांधी जी की मांगों को नहीं माना गया। मतलब कांग्रेस की तरफ से गए थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे कांग्रेस का, तो कांग्रेस की जो मांगे थी उस कांग्रेस की मांगों पर वो एक सहमत नहीं हुए। जब सहमत नहीं हुए तो गांधी जी वहां से लौट आए और फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जो 1930 में खत्म किया था। 1930 में खत्म किया, लेकिन 1931 में फिर से प्रारंभ करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया भाई? क्योंकि गांधी जी एवं कांग्रेस की मांगों पर ब्रिटिश सरकार एग्री नहीं हुई। उस वक्त गांधी जी चढ़ रहे थे ब्रिटिश संसद की सीढ़ियों पर। ठीक, तो गांधी जी कैसे रहते थे आप लोगों ने देखा है ना? एक ही धोती थी उनके पास, उसी को पहनते भी थे, उसी को ओढ़ते भी थे। आप लोग कहेंगे पैसा बचा रहे हैं, नहीं भाई, वो स्वदेशी दिखा रहे थे कि स्वदेशी अपनाओ। एक ही धोती वो पहनते भी थे, ओढ़ते भी थे। तो विंस्टन चर्चिल था उस वक्त संसद में, उसने उनको कहा कि ये अधनंगा व्यक्ति, अधनंगा फकीर कौन संसद की सीढ़ियों पे चढ़ा आता है? उसने पहली बार गांधी जी को देखा था, तो उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने कहा था यही है जो ब्रिटिश सरकार की सीढ़ियों को हिला दिया है, यही है गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में वाट लगाई, अब यहाँ लगा रहा है, यही है गांधी। तो पूछा जाता है किसने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा? विंस्टन चर्चिल। कौन था अधनंगा फकीर? नंगा फकीर। सोचो वो भी चाहते तो अच्छा अच्छा कोट पहन सकते थे ना, नेहरू जी की तरह, लेकिन वो नहीं पहने। 1931 विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल। ठीक है, आगे चले। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। ये भी कहां हुआ? कर दे आगे। 1932 की घटना और थी पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद पहले की एक घटना बता रहा हूं आपको थोड़ा सा। अच्छा, जितने लोगों ने पृथक निर्वाचन पढ़ा है, अच्छा जिसने पृथक निर्वाचन नहीं पढ़ा है उसका मेरा पहला वीडियो पृथक निर्वाचन उसमें पढ़ाया हो, तो आप पृथक निर्वाचन उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पृथक निर्वाचन समझ में आ जाएगा। जब आपको पृथक निर्वाचन समझ में आएगा तो आपको समझ आएगा कैमनल अवार्ड क्या है। ठीक, सन 1932 में कैमनल अवार्ड आ गया। अब अंग्रेजों ने एक नीति तो अपना रखी थी कि फूट डालो राज करो। अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको देता हूं कैसे। इन्होंने पृथक निर्वाचन लेकर आया। पृथक निर्वाचन का मतलब कि चुनाव अलग अलग होंगे, मतलब बंटवारे वाली भावना। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, बस किसी भी परिवार को तोड़ने के लिए दो लोगों में बंटवारा करवा दो।
देखो दोनों के दिल में चाहेंगे तो नहीं, लेकिन एक दूसरे को देख के जलेंगे। तो हिंदू मुसलमान ने पहले करवाया पृथक निर्वाचन। अब कम्युनल अवार्ड का मतलब ये था कि इन्होंने कहा अब से सिखों का, ईसाइयों का और जो दलित हैं, जो दलित प्रताड़ित हैं, जो दलित दबे हुए हैं, उनका भी अलग निर्वाचन होगा। मतलब दलित भी एक अलग धर्म है, ईसाई भी एक अलग धर्म है और सिख भी एक अलग धर्म है। जबकि सिख भी हमारे धर्म के ही प्रति चलते हैं, हिंदू धर्म को ही मानते हैं। लेकिन इन लोगों ने बांटने के लिए क्या कहा कम्युनल अवार्ड के तहत, दलित जो बिछड़े हुए हैं, जो दबाए गए हैं, उनका अलग धर्म होगा और हिंदुओं का अलग धर्म होगा, सिखों का अलग धर्म होगा और ईसाइयों का अलग धर्म होगा। और इनका पृथक पृथक निर्वाचन होगा, पृथक पृथक चुनाव होगा, अलग अलग चुनाव होगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बंटवारा होने लगा। गांधी जी जेल में थे, गांधी जी जेल में थे और गांधी जी वहीं अनशन कर लिए। इस बात से बहुत नाखुश हुए। अनशन करने का मतलब भूख हड़ताल में बैठ गए, मान ही नहीं रहे थे। और इस बात से खुश थे भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि दलितों को मिल रहा था। लेकिन भाई बहुत दबाव देने के बाद गांधी जी से मिलने गए वो, और वहां गांधी जी की भी समझौता हुआ कि दलितों को क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या नहीं दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि दलितों को मंदिर में जाने की परमिशन होगी। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मंदिर में जाने या ना जाने की परमिशन की बात अलग है, हमको केवल इतना अधिकार दीजिए कि कम से कम दलितों के साथ भेदभाव ना हो, दलितों को आगे जाके पिछड़ा ना घोषित किया जाए, उनको हम जितना भी रेवेन्यू आता है पूरे वर्ष का, उसका एक भाग, एक हिस्सा दलितों के उत्थान में काम किया जाए। इसलिए कहीं कहीं से सीट आरक्षित हो जाती है तो केवल दलित लड़ पाते हैं, बाकी और कोई नहीं। बात समझ आ रही है? चुनाव में सीट आरक्षित हो जाती है तो कोई और कास्ट नहीं लड़ सकता। जैसे मान लीजिए आरक्षित होने का मतलब होता है कि मान लीजिए सीट आरक्षित हो गई, तो मान लीजिए आपका गांव जो है, जो भी आपका गांव है, कोई एक गांव का नाम बताइए। आपका कौन सा गांव है? बिसौली। मान लीजिए बिसौली में चुनाव होने वाला प्रधानी का, और वो आरक्षित हो गई। तो अगर आरक्षित ना होती और कोई दलित या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ता और उसी के साथ एक बड़ी कास्ट का या किसी बड़ी जात, उच्च जाति का, जनरल सामान्य कास्ट का व्यक्ति भी चुनाव लड़ता, तो उसके पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, संपन्न फैमिली से, तो क्या ये दलित वाला व्यक्ति उसके सामने चुनाव लड़ पाता? बिल्कुल नहीं लड़ पाता, और आराम से वो जीत जाते हैं। इसलिए आरक्षित की गई कि अगर सीट आरक्षित होगी तो दलित के साथ दलित ही उठेगा और दूसरा कोई नहीं उठ सकता। बात समझ आई? ऐसी चीजों को, आरक्षण को, यही बात कही गई पूना पैक्ट में। और ये पूना पैक्ट हुआ कब? सन 1932। और गांधी जी ने जो कहता है, गांधी जी कुछ नहीं किए, गांधी जी ने क्या किया अभी पढ़ेंगे आप बहुत कुछ। और हर राजनेता के बारे में कहने से पहले किसी की भी बुराई करना बहुत आसान है, चाहे गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो। जब तक आप पूरी बात ना जानो किसी की बात के बहकावे में या यूट्यूब देख के और व्हाट्सएप ज्ञान से, तो बिल्कुल नहीं, दूर रहा करिए आप लोग। जब तक किसी के बारे में विशेष तौर पे पढ़ ना लीजिए, जान ना लीजिए, किसी के बारे में उल्टा बोलने से पहले 2 बार सोचिए कि यार क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं उनके बारे में जानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये कुछ करता है तो उसके पीछे हमेशा सबको उसका मोटिव नहीं दिखता है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो सब ये नहीं कह रहा होगा कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी कोई ये नहीं कहेगा कि आप पढ़ रहे हो। भले से आपको लग रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका मेहनत का रिजल्ट वो तभी मानेंगे जब आप पास होकर कोई नौकरी पा जाएंगे। लेकिन मेहनत तो आप कर रहे हैं ना। तो वही काम वो भी था, कर तो वो भी रहे हैं, लेकिन अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो लोग कहेंगे जानत रहनी का करत रहला जाके कोचिंग में। यही बात होती है, ठीक है। तो पूना पैक्ट कब आया और कम्युनल अवार्ड कब आया? कम्युनल अवार्ड ये भी 32 में आया, पूना पैक्ट भी कब आया? 32 में आया। पूना पैक्ट में किसके किसके भी समझौता हुआ था? गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इतना नोट करिए। इतना नोट हो गया है कि फोटो खींचेंगे? हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलो। अच्छा ठीक है, फटाक से करिए इसको। इसको चेंज कर दें।
कैमिनल अवार्ड, यहाँ लिखना था क्या? इसकी बात ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब मैं सीरीज से पढ़ा रहा हूं तो एक एक घटना आपको बताऊंगा, और जब घटना एक एक याद होगी तो एक दूसरे को आप एक दूसरी घटना से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैमिनल अवार्ड आया क्यों? चलिए आगे चले, इसको रेस करें, रेस नहीं करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा। चलिए चलते हैं सीधे 1937 में। यहाँ पे बहुत कुछ नहीं हुआ था, प्रांतीय चुनाव हुआ था। प्रांतीय चुनाव का मतलब समझ में? 1935 की घटना है, उसको लिख लीजिए। एक है भारत शासन अधिनियम, इसको जब हम पढ़ाएंगे संविधान में, जब डिटेल संविधान चलेगी, अभी तो पुलिस के लिए केवल जल्दी संविधान पढ़ाऊंगा, पुलिस के लिए मैं बहुत फास्ट संविधान पढ़ाऊंगा, टारगेट बैच है ना, उसमें मैं डिटेल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं संविधान पढ़ाऊंगा शुरू से, पुलिस बैच बाद, मतलब लगभग 25 से, तो संविधान ऐसा पढ़ाऊंगा आपको, फिर दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ाने के साथ साथ याद करवाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। आप खुल के कहोगे कि 200 तक, एक महीने के अंदर 200 तक में अनुच्छेद आप कुछ भी पूछ लो, मैं बताऊंगा कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। 200 तक तो आप 200 से ज्यादा पूछा नहीं जाता है, 200 अनुच्छेद आपको जुबानी याद हो जाएंगे। बस मैं जितना कहूंगा उतना आपको करना है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, भूल गए। हाँ, भारतीय शासन। आपके संविधान में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन। अब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे संविधान का नियम, ये सन 1935 में आया, ये सन 1935 में आया था, भारत शासन अधिनियम सन 1935। हमारे संविधान का मुख्यतम हिस्सा जो मेन पार्ट है वो यहीं से लिया गया है। लगभग हमारे संविधान का 75% पोर्शन इसी लिया गया है। ठीक है, चले आगे। सन 1937 में चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव हुए, प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव हुआ जिसमें 11 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली। किसको विजय मिली? कांग्रेस। किसको विजय मिली? कांग्रेस। बात करें कांग्रेस, कितने लोगों को पता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। बहुत अच्छे। कहां हुई थी? बंबई में। होने वाली थी पुणे में। कहां होने वाली थी? पूना में होने वाली थी, लेकिन वहां पे फैल गया एक बीमारी, शायद हैजा या प्लेग, ठीक, जिसकी वजह से यहां उसको टालना पड़ा। इसकी स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम। पूरा नाम है, सुन लीजिए, लिख नहीं पाऊंगा, जगह नहीं है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। लिखना होगा तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, आपको पता चले। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पहले अध्यक्ष कौन थे? बी सी बनर्जी। पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए आगे, इसको लिख लिया और आगे बढ़े। यस।
1938 में बाबू एक व्यक्ति था, इसको क्लियर कर देते हैं अगले पेज पे। सीधी लाइन तो मुझसे खींची नहीं जाएगी। सन 1938 में एक था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो था उसने पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया। पूछा जाता है क्वेश्चन खूब चर्चा से, खूब जोरों से पूछा जाता है, पाकिस्तान शब्द का निर्माण किसने किया? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान 4 शब्दों से मिलकर बना, 4 राज्यों से। चार, ये 3 ऐसे कुछ था। एक था पंजाब, एक कश्मीर, एक बलूचिस्तान। ठीक, पाकिस्तान, पंजाब, कश्मीर और बलूचिस्तान, इन 3 जगहों को मिला के बनाया गया क्या? पाकिस्तान। लेकिन कश्मीर उसको मिला नहीं, तो इसीलिए कहता है पाकिस्तान अधूरा है। पूरा करने के चक्कर में खुद आधा हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान पंजाब बचा है ना, वो भी हमारा हो जाएगा। तो कहते हैं, देखिए इनका एक बांग्लादेश भी था ना, अलग कर दिया हमने ना सन 1972 में बाबू। अच्छा, ठीक है, सन 1972 में हमने बांग्लादेश को अलग कर दिया। आगे चले, क्या बता रहा था मैं? हाँ, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द की रचना की। सन 1938 में एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 38 में, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। यह हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ बाबू, इसके अध्यक्ष थे आपके कौन? सुभाष चंद्र बोस। ये कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे एक ये बहुत थोड़ा सा उग्र टाइप के थे, मतलब थोड़ा सा इनके अंदर जोश था, मतलब ऐसा था कि वो लोग उनको बहुत पसंद करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी। तो पहला जो अधिवेशन ये जिसमें अध्यक्ष बने ये, तो इसमें इनका प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिखा। इस बात से थोड़ा गांधी जी को अटपटा लगा। तो अगले अधिवेशन में फिर ये खड़े हो गए, त्रिपुरी अधिवेशन। ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 है। अगले अधिवेशन में फिर ये खड़े हो गए 1939, जिसको कहा जाता था सन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अधिवेशन, इसमें कहानी छोटी सी, ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन, देखिए बाबू मैं कहता नहीं हूँ, बट थोड़ा सा इस मेरे चैनल को सपोर्ट कर देंगे आप लोग तो ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों में जिसको इसकी जरूरत हो शेयर कर दिया करिए। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन की कहानी छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप आंध्रा बैंक देखे थे, विलय हो गया आंध्रा बैंक के संस्थापक थे पट्टाभी सीतारामैया। इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पट्टाभी सीतारामैया का संबंध किससे है, तो आंध्र प्रदेश से। मेन बात ध्यान दीजिएगा। अब गांधी जी जो चुनाव लड़ नहीं सकते थे कांग्रेस का, क्योंकि एक ही बार लड़े थे, तो अब सुभाष चंद्र एक तरफ से चुनाव में खड़े हो गए थे और दूसरी तरफ से खड़े हो गए थे आपके पट्टाभी, और पट्टाभी को खड़ा करने वाले थे गांधी जी। और गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से कह दिया था कि अगर पट्टाभी सीतारामैया हारा तो ये पट्टाभी की हार नहीं होगी, ये गांधी की हार होगी। और उसके बाद ही पट्टाभी हार गए। सोचिए कि उसके बाद ही पट्टाभी हार गए और गांधी जी इस बात से बड़े नाखुश हुए। जिसके बाद
राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष बने। क्यों बने? सुभाष चंद्र बोस ने उस पद को त्याग दिया। गांधी जी जिस बात से हम तो कुछ नहीं इनके सामने, गांधी जी से बड़ा नेता हम नहीं है। हम कांग्रेस को छोड़ते हैं, कांग्रेस को छोड़ दिया उन्होंने। और उस वक्त त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेट के पहले वाले पेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना था। तो पट्टा भी उठे और सुभाष चंद्र बोस उठे। जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। बना कौन? याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझको ये पट्टा भी सीता का। ये सुभाष चंद्र बोस की ये ख्याति थी। और सुभाष चंद्र बोस को मैं ये मानता हूं कि आजादी किसी ने दिलवाई है तो सुभाष चंद्र बोस की बस की बात थी और किसी की बस की बात नहीं थी। आप लोग नहीं जानते होंगे इनके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन मैं इस सेशन में आपको जरूर बताऊंगा कि वो क्या थी। रियलिटी पता होनी चाहिए। आंदोलन तो बहुत लोगों ने किया, प्रयास तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन आजादी, मेन आजादी दिलवाने का काम, जब तक मैं आपको आपके अंदर डर ना हो या फिर किसी चीज का डर ना हो, आप कोई काम नहीं कर सकते। इंसान को अगर भूख ना लगे तो वो कुछ काम ही ना करे। उसी तरह अंग्रेजों को अगर डर ना होता किसी का तो भारत ना छोड़ते। अब वो डर किस बात का था अभी डिस्कस करते हैं। सन 1939 आ गया और सन 1939 एक ऐसा टाइम था जो विश्व युद्ध फिर से शुरू हो गया। हमने पहला विश्व युद्ध कब देखा था? सन 1914 में। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण दो देशों में गुट बन गया। ठीक, दो देशों का गुट था। ठीक, एक मित्र राष्ट्र, ठीक, और जो मित्र राष्ट्र थे उसमें था आपका इंग्लैंड, यूएस मतलब अमेरिका, रसिया और बहुत सारे, और दूसरा पक्ष था जिसमें था जर्मनी, इटली और दूसरे देश। ठीक, अब ये अमेरिका 1939 में विश्व युद्ध शामिल शुरू हो गया। इसको लिखिएगा, सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ। अभी घटनाएं लिख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। उन्नीस सौ 40 सत्याग्रह, 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। थोड़ा सा व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में डिस्कस करते हैं। अब गांधी जी तो भाई हर जगह आंदोलन कर नहीं सकते थे, तो गांधी जी अपने लोगों को भेजकर सत्याग्रह करवाते थे। तो जहां जहां वो आंदोलन करवाते थे, सत्याग्रह करवाते थे, उसको कहा जाता था व्यक्तिगत सत्याग्रह। जैसे वो कहते थे जाओ आंदोलन करो और वहां का जो अफसर होगा उसको इन्फॉर्म कर देना, और वहां आंदोलन करने के बाद अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता था वो आदमी, गिरफ्तार कर लो मुझको, जिससे जनता भड़क जाती थी और वो आंदोलन सफल हो जाता था। गांधी जी का यही काम था। ठीक है, तो ऐसा आंदोलन हुआ, इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले 3 व्यक्ति थे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। लिखिएगा, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे, इनको भू आंदोलन के नाम से भी जाना, भू आंदोलन की वजह से भी जाना जाता है। भू आंदोलन किया था इन्होंने आजादी की बात किया था। ये ठीक, दूसरे सत्याग्रही थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे आपके ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे।
ये भी लिख दूं? 1941 में, आज पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लिखा है, बाकी भी मुझसे बड़ा हंसी लिख रखा है, उल्टे लिखे थे। अच्छा ऐसी बात है। 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना आ गई इनकी प्रॉब्लम। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करता है। मांग किसकी करेगा अब ये? आपको उसमें नहीं समझ में आएगा, बहुत कोड लैंग्वेज में मैंने उसको कैसे पढ़ाना है, बस मैं वैसे ही लिखता हूँ उसको। और पेंसिल से इसलिए लिखा हूँ कि जो मुझे नहीं जरूरत है मैं उसको मिटा दूँ। ठीक है, आगे चले। 1900 से इसको साइड करते हैं ना, हो गया ये। 1942 सन 1942 दो बातों के लिए जाना जाता है सन 1942। पहला, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दो बातों के लिए जाना जाता है। पहला, भारत गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया? गांधी। कहाँ किया? ग्वालियर टैंक मैदान में। ठीक, करो या मरो का नारा दिया। 40 मिनट तो भाषण दिया था, इतनी ओल्ड एज में बढ़ोती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन जीरो चलाकर जितने बड़े कांग्रेसी नेता थे, गांधी सहित सारे कांग्रेसी नेताओं को उन्होंने क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। तब इस आंदोलन को आगे चलाने का काम किया किसने? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। नाम सुना है राम मनोहर लोहिया का? यही है राम मनोहर लोहिया, आपने काफी सुना होगा यूपी में इनका नाम। ठीक है, दूसरी घटना हम सन 1942 की बात करते हैं। 1942
क्रिप्स मिशन। कौन? क्रिप्स मिशन आया। अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन आया क्यों। क्रिप्स मिशन सन 1942 में आया। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा। हमने देखा था कि जब सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो हमने अंग्रेजों की एक बात याद दिलवाई थी कि भाई देखो, तुमने हमसे कहा था हमें आजादी दोगे, तो उन्होंने कहा था कौन सी आजादी? हमने कोई आजादी की बात नहीं की, जबकि उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको आजाद करेंगे। तो जब आप धोखा देते हो तो भगवान एक बार और आपको धोखा देने का मौका देता है। ठीक, तो उन्होंने हमको धोखा दिया था, अब हमारी बारी थी कि इनको इनकी सेवा करें। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया और इनको फिर हमारी जरूरत है। तो इन्होंने कहा इस बार हम आपको संविधान बना के देंगे, लेकिन पहले आप हमारा साथ दो। तो भारत वाले थोड़े मूर्ख हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितना उनको लगता है गोरों को। ठीक, तो इन्होंने कहा कि हम क्रिप्स मिशन भेज रहे हैं और क्रिप्स मिशन ने यह बात कही कि हम आपका संविधान बना के आपको देंगे, लेकिन पहले आप लोग हमारा साथ दीजिए। तो जब इसी बात को लेके स्टोफर क्रिप्स, कौन स्टोफर क्रिप्स, कौन आया भाई? स्टोफर क्रिप्स आया और क्रिप्स मिशन लेकर आया, लेकिन भारतीयों ने इसके साथ असहजता दिखा दी और कहा कि हमको ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, पहले आप हमारा संविधान बना के दीजिए और फिर हम क्या करेंगे, आपका साथ देंगे। और क्रिप्स मिशन वापस चला गया। ये था क्रिप्स मिशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस या नो बोला करिए भाई, रिस्पांस इज वेरी कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी वन। ओके, आगे चले। सन 1941 की घटना छूट गई है। सन 1941 में बाबू ये जो जापान था इसने एक कांड कर दिया। इसने यूएस आर्मी का एक पोत था, पोत मतलब बंदरगाह, पोर्ट, उस पोर्ट पे इसने क्या किया, बमबारी कर दी, जो नहीं करनी चाहिए थी। क्या कर दी? बमबारी कर दी, जिसकी वजह से यूएस जापान से बड़ा नाखुश हुआ कि भाई मैं तो युद्ध में इतना साझा नहीं कर रहा था, ये विश्व युद्ध की घटना है। तो उस पोर्ट का नाम था पर्ल हार्बर पोर्ट। क्या नाम था? पर्ल हार्बर पोर्ट। और अमेरिका का काफी नुकसान हो गया। अब अमेरिका इसका बदला सन 1944 में लेगा, अब देखिएगा। ठीक है, आगे चले। चलिए, सन 1943 में एक घटना वाली थी। कितना लिखो? सन 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? किसने की? रास बिहारी बोस। लिखिए। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। चले।
बात करें सन 1944 की, ये एक ऐसा समय था जो पूरे विश्व को ये पता चल गया कि सबसे बड़ी ताकत कौन है, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। तो इस बात का प्रूफ अमेरिका को देना था कि सब लोग लड़ाई कर रहे हो, मत करो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोई है तो ये है यूएसए, अमेरिका। इसका प्रूफ जब जापान ने विश्व युद्ध रोकने से मना कर दिया, हिटलर मारा जा चुका है। हिटलर की घटना हम बाद में चर्चा करेंगे, हिटलर क्या था, हिटलर कैसे था, हिटलर क्यों बना, ये जब प्रथम विश्व युद्ध की घटना हम पढ़ाएंगे तभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, कि 1944 में जापान के ऊपर 2 परमाणु बम से हमला किया गया। पहला परमाणु बम का हमला 6 अगस्त को हुआ और दूसरा हुआ 9 अगस्त को। ये लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया तब। तो 1944 में जब जापान ने 1942 में इसके पर्ल हार्बर पर अटैक किया तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अमेरिका ने कहा मैं तुमसे सीधा युद्ध नहीं कर रहा था तो तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, और जब अटैक किया तो खामियाजा भुगतो। जर्मनी मान चुका था युद्ध से, लेकिन जापान नहीं मान रहा था। तो जापान ने क्या किया, सॉरी यूएस ने क्या किया, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे उसने परमाणु बम से हमला कर दिया। परमाणु बम से हमला का मतलब ये होता है बाबू कि 20 किलोमीटर का जो डायमीटर होता है आपका, उस एरिया में तो राख ही भी नहीं मिलती है, राख भी नहीं मिलती है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपका एक्सरे गुजरती है। आपको जो एक्सरे होता है ना वो सबसे लोएस्ट एक्सरे होता है। अगर एक्सरे आपकी बॉडी से गुजार दी जाए ना तो आपका नस नस फट जाएगी। इसलिए एक्सरे हमेशा नहीं करवाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है ये। उसके बाद यही जो रेज होती हैं, ये जो रेज होती है पूरी एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, जिसको आप लोग कहते हो रेडिएशन फैल गया, रेडियो एक्टिव चीजें फैल गई हैं जो बहुत सारी बीमारियां लाएंगी, जैसे स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाएंगे, अनेकों बीमारी होंगी। आपके स्किन से जितनी भी बीमारी हो सकती है सारी बीमारी होंगी रेडिएशन की वजह से। एक व्यक्ति को देखा था आप लोगों ने, स्टीफन हॉकिंग्स, नाम सुना है स्टीफन हॉकिंग्स का? करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो उनके बारे में, उनकी पुस्तकें बहुत ढेर सारी हैं, वो लिखवाऊंगा तो उनके बारे में डिटेल बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। वो बहुत बचपन से ही रेडियो एक्टिव चीजों से जुड़े हुए थे, कारणवश उनका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, केवल आंखें और ब्रेन काम करती थी। एक कुर्सी पे बैठ के ऐसे सारा काम उनका होता था, लेकिन ब्रेन इतना तेज था कि साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंग सर्च करिएगा ना, पूरी मिल जाएगा। रेडिएशन इतना खतरनाक होता था। बात समझे? तो जापान पे गिरा। जापान के लोगों को पता ही नहीं था ये है क्या, लेकिन इतना विध्वंस किया कि लोग समझ गए कि कुछ है ऐसा जो बहुत खतरनाक है। अभी भी जापान नहीं मान रहा है। फिर 9 अगस्त को गिराया। 6 अगस्त को कहां गिराया? हिरोशिमा। हिरोशिमा। और 9 अगस्त को नागासाकी। 9 से 9 और 9 से नागासाकी, और ये 6 अगस्त। ये सन 1944 में नहीं, 45 में था, सॉरी बच्चों। ठीक, बात समझ में आई? 1945 जी, थोड़ा सा दिमाग से गया। अब जल्दी से थोड़ा पढ़ के इसको खत्म करते हैं, ये आज खत्म हो जाना चाहिए। सन 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ठीक, कैबिनेट मिशन आया, जिसने क्या कहा, जिसने हमारे संविधान को बनाने की बात कही। जिसने क्या कहा कि अब हमारा संविधान हमें ये बना के देगा। तो हमारा संविधान बना के देने की बात किसने कही? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ही हमारा संविधान बना के देता है।
लेकिन हमारे पास कुछ लोग होते हैं ना जिनको हमारा कुछ भी अच्छा होता है तो अच्छा नहीं लगता। हमारे प्रिय भाई, भाई कहना गलत है, बेटा नहीं, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की मांग होने लगी ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमको पहले अलग देश बना के दो तब अपना संविधान बनाना। उन्होंने अलग संविधान की मांग कर दी और संविधान सभा में बैठने से मना कर दिया। अब संविधान सभा में बैठने से मना कर दिया तो कैबिनेट मिशन तो आ गया सन 1946 में, लेकिन हमारा संविधान सन 1947 में बनना शुरू हुआ। तो पहले अब आएगा, उसके बाद माउंटबेटन योजना उसी 1946 में ही आई। ठीक, तो क्या आई? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, इसके पहले भारत को अब ये आई कब? सन क्या है इसका? 45-46 हो गया ये? 46 में आई है। 46 में नहीं, 46 में नहीं, माउंटबेटन योजना 1947। ठीक, अब क्या हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। पूछेगा आपका भारत पाकिस्तान का बंटवारा किस योजना के तहत हुआ है? माउंटबेटन योजना। भारत का संविधान किस योजना के तहत बना है? माउंटबेटन योजना, सॉरी माउंटबेटन कैबिनेट योजना, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के सदस्य पूछेगा आपसे, कैबिनेट मिशन के सदस्य पूछेगा। 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, थोड़ी तबीयत नहीं सही, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एक क्रिप्स मिशन वाला स्टोफर क्रिप्स, 3 व्यक्ति थे। लिखवा दूं यहीं पे? पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस और एक कौन था? एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर and then after पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर and then after स्टोफर क्रिप्स। बस में ये इतने व्यक्ति थे, 3 सदस्य थे इसके। इसमें अध्यक्ष थे एबी अलेक्जेंडर। हाँ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक, इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन चुना गया? अस्थायी, ये सबसे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बाबू? राजेंद्र प्रसाद नहीं बाबू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा के दादाजी नहीं है, सोनाक्षी सिन्हा के दादाजी नहीं है ये, समझिएगा बात। ठीक है, 1946 में 11 दिसंबर को, इसी सन में 1946 में 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक हुई। ठीक, इसमें अस्थायी सदस्य चुना गया है। और अस्थायी सदस्य कौन बना उसमें? राजेंद्र प्रसाद। इसी में 13 दिसंबर वाला भी लिख लो। 13 दिसंबर को क्या हुआ था? प्रस्तावना पेश की। किसने पेश की प्रस्तावना? आपके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और 15 अगस्त सन कब भारत को आजादी मिली? 15 अगस्त सन
क्या पूछिए सर? भारत को आजादी कब मिली थी? 15 इसके बाद भी कंफ्यूजन है। 15 अगस्त सन 1900 आजाद हो गया। और आजादी के बाद का इतिहास फिर कभी पढ़ेंगे। आज के लिए बस कल से आपको थोड़ा रफ्तार में चलेगा संविधान, थोड़ा रफ्तार में चलेगा। और